Hello my dear students, once again I welcome you all at my YouTube channel MS English Tutorial। स्टूडेंट्स आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक न्यू चैप्टर लेकर के हाजिर हूँ। एक नया पोएम बिहार बोर्ड 12th के लिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और रेनबो पार्ट 2 बुक से ली गई है, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग उसके पोएट के बारे में, उसके चैप्टर के बारे में जानकारी लेते हैं, तो वही प्रक्रिया आज भी शुरू होगी। सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और देयर आफ्टर वील रीड लाइन बाय लाइन द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर नॉट क्लियर? मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी चीज़ों को। ठीक है, बस इतना ज़रूर प्रयास करना है कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि शुरू से अंत तक जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इज इट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अबाउट द पोएट। वाल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट। वाल्ट विटमैन जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे, तो अमेरिका के एक महान पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ही वॉज बोर्न ऑन 31 मई 1819 एंड डाइड ऑन 26 मार्च 1892 एट द एज ऑफ 73। उनका जो जन्म है वो 31 मई 1819 ईस्वी को हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 26 मार्च 1992 ईस्वी को। और उनकी जब डेथ हुई थी तो उस समय उनकी उम्र 73 ईयर्स की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो ही बिगन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। मैं एक बात बता दूं कि ये कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिए थे जब उनका उम्र 12 साल भी नहीं हुआ था उस समय से। तो सोच सकते हैं कि आप लोग कितनी परेशानी इनको भी झेलना पड़ा होगा एक समय में। ठीक है, ही वॉज अ वेरी इंडस्ट्रियस मैन। अब देखिए यहाँ पर एक जो शब्द है इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग लेबरियस, है ना। हार्ड वर्किंग लेबरियस आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ही वॉज कॉल्ड द पोएट ऑफ पीपुल। उन्हें लोगों का कवि कहा जाता था, उन्हें लोगों का पोएट कहा जाता था। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हु वॉज कॉल्ड और हु इज कॉल्ड द पोएट, है ना, पीपल्स पोएट या फिर द पोएट ऑफ पीपल, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वाल्ट विटमैन। ठीक है, एंड द फादर ऑफ फ्री वर्स। अब उन्हें फ्री वर्स का पिता भी कहा जाता था। अब देखिए फ्री वर्स क्या होती है, जैसे देखो जब पोएम लिखते हैं ना तो उसमें एक राइमिंग स्कीम होती है जो लास्ट लेटर में हमें मिलता है। जैसे कोई भी पोएम का जो लास्ट लाइन होता है, जब मैं पोएम स्टार्ट करूंगा वहाँ पे भी इसकी बात कर लूँगा। ये भी पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स का मतलब ही होता है कि मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का राइमिंग स्कीम ना हो, ठीक है, किसी प्रकार का रिदम ना मिले। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन 1855 एंड द लास्ट एडिशन ऑफ इट वाज पब्लिश्ड इन 1881। देखिए लीव्स ऑफ ग्रास जो है इनकी पहली पोएट्री कलेक्शन है। मैं बता दूं कि जब इनकी पहली पब्लिकेशन हुई थी 1855 ईस्वी में, तो इसमें मात्र 12 पोएम्स थे, ओनली 12 पोएम्स थे, मात्र 12 कविताएं थी इसमें। लेकिन जब लास्ट एडिशन इसका आया लीव्स ऑफ ग्रास का, तो इसमें टोटल जो है वो 400 पोएम्स थे। कब? जब 1881 में ये पब्लिश हुई, तब इसमें टोटल 400 पोएम थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा संघर्ष हुआ होगा इसमें भी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, किसी प्रकार की परेशानी नहीं लग रही होगी। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करूँ तो आगे जो है तो वो है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। देखिए वाल्ट विटमैन ने कई किताबों को लिखा, बहुत सारे पोएम्स लिखे। उसमें से एक पोएट्री कलेक्शन, मतलब उनके जीवन में जो ज़्यादातर पोएट्री आई हैं वो आपको लीव्स ऑफ ग्रास में आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो लीव्स ऑफ ग्रास पोएट्री कलेक्शन है इसमें देखने को मिल जाएगी, और बाकी जो बचा खुचा होगा वो ड्रम टैप्स में भी। हालांकि कई और भी इनकी रचनाएँ हैं, मतलब ये दोनों फेमस में आती हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, फेमस है ये, आप कह सकते हैं दुनिया में पूरी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जाना केवल वाल्ट विटमैन के विषय में, जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज लेनी थी, जो हमारे एग्जामिनेशंस के व्यू के हिसाब से देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं बात करूँगा पोएम के विषय में। ठीक है, कि आखिर ये पोएम पढ़ना क्यों है, इस पोएम में हमें आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना।
अब अगर हम लोग अबाउट द पोएम की बात करें, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सबसे पहले बता दूं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव पोएम विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास कंपोज्ड बाई वाल्ट विटमैन। देखिए एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी जो पोएम जो आज हम लोगों को पढ़ना है, तो ये भी कहाँ से ली गई है, तो लीव्स ऑफ ग्रास जो पोएट्री कलेक्शन है वहीं से ली गई है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये जानना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं कि जो ये लीव्स ऑफ ग्रास जो आप लोग पोएम पढ़ने वाले हैं, लीव्स ऑफ ग्रास जो पोएट्री कलेक्शन है, इसमें जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, इसकी टोटल 52 सेक्शन है। कितनी? तो 52 सेक्शन है, और 52 सेक्शंस में से एक सेक्शन आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो हमारा यहाँ पे पढ़ना है, उसमें से 1 ऑफ 52 सेक्शंस हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि 52 सेक्शन में से एक सेक्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगर मैं आगे बात करूँ तो देखिए क्या कहते हैं कि थ्रू दिस पोएम द पोएट कन्वेज एन important message to human beings that God has made us equally, so we should always live friendly towards one another। इस पोएम के माध्यम से पोएट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं पूरी मानव जाति को कि भगवान जो है ना, ईश्वर ने हम सभी को समान रूप से बनाया है और हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए। ठीक है, अगर इस पोएम की अगर मेन थीम की अगर मैं बात करूँ तो मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज वननेस, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। अगर इस पोएम की मेन थीम की बात करूं तो वननेस है, मतलब जिसे आप यूनिटी कह सकते हो, एकता है ना, इक्वलिटी है, और ब्रदरहुड भाईचारा है। मतलब यहाँ पे इस पोएम के माध्यम से पोएट जो है ना ये दिखाना चाह रहे हैं कि धरती पे चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी भाषा बोलने वाले लोग हों, वो सभी के सभी एक है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम लोग पोएम को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग किताब जरूर ओपन करके रखिएगा। देखिए कोई भी चैप्टर को अगर आप मन से पढ़ते हैं ना, तो आपको किसी भी प्रकार से, अगर एक बात बता दूं कि मन से अगर आप लोग घर में भी अगर इसकी प्रिपरेशन करते हैं लिटरेचर का, तो उसके लिए आपको कहीं पर ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। आगे देखते हैं हम लोग, अगला भी इसका पोएम के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम का डिस्कशन किया। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट पोएम को डिस्कशन करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है ना? चलिए तो गेट रेडी। चलिए तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की अगर मैं बात करूं तो देखिए किस तरीके से राइटर स्टार्ट करते हैं पोएम को, गौर फरमाइएगा। सबसे पहला लाइन अगर मैं लूँ तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखिए आई तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आई जो पोएट हिमसेल्फ, मतलब पोएट खुद ही हैं, है ना। आई का मतलब पोएट वाल्ट विटमैन, वो क्या कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखिए सबसे पहले तो मैं पोएम की मीनिंग की बात करूंगा, उसके बाद जो इसमें हिडन मीनिंग है उसकी बात कर लूँगा। ठीक है ना? तो देखिए पोएट क्या कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ध्यान दीजिएगा, वो सबसे पहले क्या कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब मैं खुद का ही, मतलब खुद को सेलिब्रेट करता हूँ और खुद को ही गाता हूँ। अब एक बात बताइए, कोई भी इंसान अपने आप को सेलिब्रेट किस हिसाब से करेगा? अरे कोई पार्टी सेलिब्रेट करता है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है, खुद सेलिब्रेट करता है। इंसान अगर खुद को सेलिब्रेट करे, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है ना कि वो खुद में मस्त रहते हैं। पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि मैं खुद में ही मस्त रहता हूँ, मैं खुद में ही इंजॉय करता रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दुनियादारी से, मतलब यहाँ पर वो दिखाना चाहते हैं कि दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए कितनी गजब की बात होगी, वो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अगला लाइन जो उन्होंने लिखा है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। अब देखिए एज्यूम जो शब्द आया है, एज्यूम का मतलब होता है बिलीव करना। ठीक है, बिलीव, इसको बिलीव कह सकते हो, थिंक कह सकते हो, फील कह सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी आप कह दीजिए, सभी एक दूसरे का सिनोनिम ही है एक तरीके से। तो कहते हैं कि मैं जो मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे। देखिए कितनी गजब की बात बोले कि जिस प्रकार से मैं मानता हूँ उस प्रकार से आप भी विश्वास करते होंगे जो भी चीज़ों को। और ऐसा क्यों कि जो मैं सोचता हूँ वो आप भी सोचते होंगे, जो मैं विश्वास करता हूँ वो आप भी विश्वास करते होंगे। ऐसा आखिर उन्होंने क्यों कहा? तो उसके पीछे का देखिए उन्होंने रीजन दिया है। फोर, यहाँ पर फोर जो शब्द आया है इसका मतलब यहाँ पर बिकाउज होगा। ठीक है, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। देखिए कितनी गजब की बात बोला। यहाँ जो मी आया है वो पोएट के लिए, और ये जो यू आया है वो सारे रीडर के लिए, है ना। रीडर कह सकते हो,
आप रीडर कह लो या फिर आप यहाँ पे ह्यूमन बींग्स कह लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो कहते हैं क्योंकि कि हर एटम जो हमारे शरीर में जो है वो उतना अच्छा है जितना कि आपके पास भी है। मतलब इतना कहने का मतलब ये होता है ना कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी बनी है उसी प्रकार से आप सभी की भी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगली जो लाइन है उसको समझने का प्रयास करिएगा। वो कहते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, ध्यान दीजिएगा, उसको सोल पढ़ लीजिए, सोल पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई लीन एंड लोप एट माई ईस्ट ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ठीक है। इस लाइन को समझने का प्रयास करिएगा। लोप, लोप जो शब्द है उसकी ओरिजिनल वर्ड ये है ना, LOAF, LOAF, ठीक है। और इसका मतलब होता है वांडर, WANDER, वांडर। इसे आप वांडर लिख लो या फिर मूव हियर एंड दियर आप ये भी कह सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि मतलब सबसे मैंने पहले कहा कि मैं पहले इसकी मीनिंग की बात कर लूँगा कि जो चैप्टर क्या कहती है, उसके बाद इसकी हिडिंग मीनिंग की बात करूँगा, ठीक है ना। तो पहले तो राइटर ये कहते हैं कि आई लोप मतलब मैं इधर उधर घूमता हूँ और अपने सोल को, अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ, निमंत्रण दे देता हूँ। अब देखिए किस प्रकार से वो अपनी आत्मा को निमंत्रण देते होंगे इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे। आई लीन एंड लोफ ईट माई ईस ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। वो क्या कहते हैं कि लीन, लीन का मतलब होता है बेंड डाउन, झुक जाना, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं झुकता हूँ और अपनी इच्छा से, अपने कंफर्ट के अनुसार, है ना, इधर उधर जाता हूँ। ये जो एट माई ईस है, एट माई ईस का मतलब एट माई डिजायर या फिर एट माई कंफर्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ ग्रास, मतलब वो क्या कहते हैं कि मैं ग्रास के तिनके को देखता रहता हूँ, ग्रास खास करके समर ग्रास को। मतलब ये जाहिर सी बात है कि वो जब बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर जब इस लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर वो कहीं पे घूम रहे हैं तो मौसम गर्मी का है, तो कहते हैं कि गर्मी में जो ग्रास होती है ना उनकी, देखो स्पीयर का मतलब होता है भाले जैसा, तो भाले का मतलब क्या होता है, ऊपर में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो नुकीला टाइप से होता है ना, तो उसी के लिए यहाँ पर यूज किया उन्होंने। मतलब घास के तिनकों को ऑब्जर्व करते हुए वो अपने मतलब कभी झुकते हैं, मतलब कभी आराम करते हैं, फिर कभी इधर उधर घूमते हैं। लीन का यहाँ पर दो सेंस आ जाता है, या फिर रेस्ट करना या फिर इधर उधर जाना, ठीक है, सॉरी, या फिर बेंड डाउन होना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों सेंस आ जाएगा आपका। आगे देखिए पोएट क्या कहते हैं। आगे पोएट आपसे कहते हैं कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड, ये जो फॉर्म्ड जो शब्द है वो ये होना चाहिए, FORMED है एक्चुअली, ठीक है ना, कि मेरे जो टंग है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड है, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से बनी है और इसी एयर से बनी है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ माता पिता से जन्म हुआ है, और बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड दियर पेरेंट्स द सेम। देखिए इस लाइन को समझने का प्रयास करिएगा। वो क्या कहते हैं कि हम सभी धरती पे जो भी मानव जाति है ना, वो सभी, है ना, इसी मिट्टी इसी एयर से बने हैं, ठीक है। हमारी जो ब्लड का कतरा कतरा जो बना है वो इसी मिट्टी से बनी हुई है, इसी धरती की मिट्टी से बनी हुई, इसी धरती पे जो हवा चलती है उससे बनी हुई है, ठीक है। ये उनका कहना है। और कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने इस मतलब अपने माता पिता से इस धरती पे जन्म लिया, तो हमारे माता पिता भी वो अपने माता पिता से जन्म लिए और वो भी अपने माता पिता से जन्म लिए। मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपने माता पिता से जन्म लिया, उन्होंने दादा दादी नाना नानी से जन्म लिया, फिर उन्होंने परदादा परदादी परनाना परनानी से जन्म लिया, है ना। तो उसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहा है, ठीक है। तो राइट पोएट आगे क्या कहते हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन्स। देखिए ये गजब की बात है। वो कहते हैं कि अभी मैं 37 ईयर्स की हूँ, हेल्थ 37 ईयर्स ओल्ड हूँ और परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मतलब अभी भी मेरा हेल्थ जो है ना ऐसा लग रहा है कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो स्वस्थ शरीर की अभी शुरुआत ही हुआ है। अब देखिए स्वस्थ शरीर की शुरुआत तो उसी समय हो गया जब उनका जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस समय वो ये कहना चाहते हैं कि 37 ईयर्स होने के बावजूद भी वो कंप्लीट हेल्दी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, और वो क्या कहते हैं कि आशा करते हैं कि वो मरते दम तक वो कैसा रहेंगे, तो भाई वो हेल्दी ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं रही होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन जरूर लीव करिए, मैं प्रयास करूंगा कि वो सारा का सारा आंसर आपको दिया जाए, ठीक है। चलिए अगली देखिए, पूरी पोएम में जो पोएट कहना चाह रहे हैं, सारी की सारी जो मैंने बोला कि मेन थीम ऑफ दिस पोएम जो है
वो क्या है, वननेस है, इक्वालिटी है और ब्रदरहुड है। वो लास्ट 4 लाइन में आपका कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। वो कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है इसको बहुत ही गजब की बात है। देखिए क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस थाउट, रिलीजियस विश्वास, रिलीजियस बिलीफ भी कह सकते हैं, मतलब जो धार्मिक विश्वास है वो। और स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थाउट, ठीक है, समझ रहे हैं। और इन एबियंस, एबियंस का मतलब, इन एबियंस का मतलब होता है डाउट, डायलमा जो कह दो आप लोग। इसके लिए बहुत सा अच्छा एक बढ़िया सा शब्द आता है प्रिडिकामेंट, जो मैं कई बार क्लास में डिस्कशन कर देता हूं। अगर आप लोग लिखना चाहे तो आप लोग भी लिख भी सकते हैं, है ना। डाउट लिख सकते हैं, DOUBT डाउट लिख सकते हैं आप। डायलमा लिख सकते हैं, DILEMA, है ना, डायलमा लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक प्रिडिकामेंट जैसा शब्द आता है वो भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइटर ये कहते हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल इन एबियंस, मतलब जो हमारा धर्म, धार्मिक विचार है, जो सोच है, वो दुविधा में है, ठीक है। रिटायरिंग बैक अ व्हाइल सफिस्ड एट व्हाट दे आर, ध्यान दीजिएगा। रिटायरिंग बैक का मतलब यहां पर हो जाएगा फॉरगेट, भूल जाना। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि रिटायरिंग बैक अ व्हाइल का मतलब फॉर अ व्हाइल, फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। वो कहते हैं सफिस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, ध्यान दीजिएगा, एट व्हाट दे आर, ये जो दे का यूज किया गया है वो वही क्रीड्स और स्कूल्स के लिए यूज किया गया। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो दे का यूज किया गया है वो इसी के लिए, क्रीड्स और स्कूल्स के लिए, ठीक है। मतलब राइटर ये कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए ही सही, अगर मैं भूल जाऊं, है ना, कि आखिर वो धर्म क्या है, वो जाति क्या है ना, तो क्या होगा, सफिस्ड होगा। सफिस्ड का मतलब सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट मतलब काफ़ी होगा, है ना। बट नेवर फॉरगॉटन, लेकिन ये सच है कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारी जो धर्म है, हमारी जो जाति है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। देखिए एक ज़माना कभी रहा करता, एक ज़माना भी था जब जो जाति उति जो होता था ना, वो कर्म प्रधान होता था, मतलब उनके काम के अनुसार उनके जात को बांट दिया जाता था। लेकिन आज क्या है ना, आज हम लोग पैदा होते ही हमारी कास्ट, हमारा धर्म हमारी माथे पे लिखा जाता है कि हम लोग ये कास्ट के हैं। लेकिन पोएट यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाएं कि हमारी जाति क्या है, हमारी धर्म क्या है, तो ये काफ़ी होगा। ये दूसरी बात है कि इसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, अगर उस हर क्षण को थोड़ी देर बना लिया जाए, हर क्षण को ही अगर थोड़ी देर मान लिया जाए, तो पता है आपको, ना कभी हिंदू मुस्लिम की झगड़ा होगी, ना क्रिश्चियन सिख की झगड़ा होगी, कहीं पे कुछ नहीं होगा। मतलब सभी में अपने आप वननेस आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी, ब्रदरहुड आ जाएगी। तो ये बहुत ही गजब की बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। आगे पोएट कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड। देखिए हार्बर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा विश्वास करना, बिलीव करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हार्बर का मतलब क्या हो जाएगा, बिलीव करना, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। वो कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मतलब वो कहते हैं वो अच्छा और बुरा दोनों में विश्वास करते हैं। और आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। और पोएट ये भी कहते हैं कि वो हर सिचुएशन में, हजार्ड का मतलब सिचुएशन होता है, परिस्थिति, कि वो हर सिचुएशन में बोलने के लिए तैयार रहते हैं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, मतलब जिस प्रकार से, मतलब वो कहते क्या है कि मैं पूरी एनर्जी के साथ बोलने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, जिस प्रकार से नेचर रहती है, मतलब प्रकृति रहती है। देखिए ये जो लाइन है ना, ये लास्ट वाला जो लाइन है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ये बहुत ही गजब का लाइन है। और इसे समझने के लिए मैं बता दूं, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट डज मीन्ड बाय नेचर, है ना, विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। ये क्वेश्चंस भी हैं 2 नंबर वाले, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं ना कि ये जो लाइन है कि नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, इसका मतलब ये होता है ना कि हम लोग को ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से नेचर है। मतलब वी ऑल शुड बी जस्ट लाइक नेचर, हम सभी को नेचर की तरह होनी चाहिए। अब देखिए एक नेचर के पास क्या है, नेचर के पास उसकी अपनी एनर्जी है, ठीक है, जो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से वो बंधी हुई नहीं है।
किसी भी रिलीजियस थाउट से वो बंधी नहीं हुई है, ना ही किसी रिलीजन से बंधी हुई है, ना किसी धर्म से बंधी हुई है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि हम सभी को उस नेचर की तरह होना चाहिए। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये धर्म के लोग हैं, ये जाति के लोग हैं, है ना, और वो धर्म के लोग हैं, वो जाति के लोग हैं, और उससे हमें झगड़ा करनी चाहिए, उससे हमें कम आंकना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। हम सभी इंसान हैं, हम सभी मनुष्य हैं धरती पे, और हम सभी को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हम सभी को एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, तभी ये दुनिया, है ना, सुरक्षित बन जाएगी। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत ही क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से अंत में वही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ये भी ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करने का प्रयास करिए। ठीक है, खुद लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए इसको सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को लाइक करें, ज़रूरत पूरा जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हो उनको भी कंप्लीट फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर को लेकर के। थैंक यू।